होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धति के छुपे हुए रहस्य को मैं आज आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वह बेल आइकन के बटन को दबा दें ताकि भविष्य में जब भी मैं कोई नया वीडियो इस चैनल पर अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलो शुरू करते हैं। वैसे तो प्रत्येक चिकित्सक होम्योपैथी की प्रैक्टिस विभिन्न प्रकार से करते हैं। अक्सर कुछ होम्योपैथी को एलोपैथिक चिकित्सा की भांति स्पेसिफिक की तरह करते हैं, जैसे वे छालों के लिए बोरैक्स, पित्ताशय शूल के लिए डायस्कोरिया विलोसा, कब्ज के लिए नक्स वोमिका या कैस्कारा सैग्राडा इत्यादि दिया करते हैं। या कुछ इस तरह से कि दाईं और गुर्दे की पथरी के लिए सारसाप्रिल्ला व बाईं और गुर्दे के पथरी के लिए बर्बरिस वल्गरिस दिया करते हैं। आज कुछ ऐसी होम्योपैथिक औषधियों का चलन भी हो गया है कि अक्सर अमुक रोग के लिए 1 नंबर औषधि, फला रोग के लिए 2 नंबर औषधि, ढीका रोग के लिए 3 नंबर औषधि इत्यादि इत्यादि। इससे रोगी को लाभ तो मिलता है, परंतु यह लाभ स्थायी न होकर अस्थायी ही होता है। इस प्रकार चिकित्सा करने से रोग या तो कुछ समय के लिए शांत हो जाता है या दबकर किसी और रोग में परिवर्तित हो जाता है। रोगी समझता है कि पुराना रोग तो ठीक हो गया है, अब यह कोई नया रोग है। वह पुनः उस नए रोग की चिकित्सा कराने में जुट जाता है, परंतु होम्योपैथी इस तरह से नहीं की जाती। सर्वप्रथम तो होम्योपैथी में रोग का कोई नाम नहीं होता, क्योंकि होम्योपैथी में रोग का नहीं, रोगी का उपचार किया जाता है, जिससे रोगी में उपस्थित सभी रोग लक्षणों के साथ कुछ अन्य लक्षणों को भी सूचीबद्ध किया जाता है। आज हम क्लासिकल होम्योपैथी की बात करेंगे, जो वास्तव में होम्योपैथी है, बाकी सब फिजूल है। क्लासिकल होम्योपैथी में प्रत्येक रोगी या व्यक्ति का एक अलग कॉन्स्टिट्यूशन होता है। कॉन्स्टिट्यूशन रोगी या व्यक्ति के रोग लक्षणों के शारीरिक गठन, उसके व्यक्तित्व व मानसिक लक्षणों का एक समूह होता है। जैसे कोई व्यक्ति लंबा होता है तो कोई ठिगना होता है, तो कोई मोटा होता है, तो कोई पतला होता है, तो कोई काला, तो कोई गोरा, कोई रुक्ष व कोई स्निग्ध होता है। कोई गुस्से वाला होता है तो कोई शांत स्वभाव वाला होता है, कोई संकोची तो कोई उन्मुक्त होता है। किसी की तकलीफ चलने फिरने से बढ़ जाती है तो कोई चलने फिरने में राहत पाता है, कोई लेटने से आराम पाता है, कोई लेटने से अस्वस्थ हो जाता है। किसी को ठंड में तो किसी को गर्मी में तो किसी को बारिश में भीग जाने से कष्ट हुआ करता है। इस प्रकार प्रत्येक लक्षणों में समूह को चयन करके रोगी या व्यक्ति का कॉन्स्टिट्यूशन ज्ञात किया जाता है। फिर इस ज्ञात कॉन्स्टिट्यूशन के लिए एक कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी यानी औषधि का चयन किया जाता है, जो रोगी में मौजूद सभी रोग लक्षणों का निवारण करने में सक्षम होती है। वैसे तो होम्योपैथी में बहुत सी कॉन्स्टिट्यूशनल औषधियां हैं। यह कितनी हैं, इसके बारे में हम अभी यहाँ चर्चा नहीं करेंगे। इस तरह से वीडियो अनावश्यक रूप से लंबा हो जाएगा व हम अपने विषय से भटक जाएंगे। इस बारे में एक अलग से कंटेंट तैयार करने की आवश्यकता है। संक्षेप में मैं यहाँ इतना ही कहना चाहूंगा कि आर्सेनिक एल्बम, ब्रायोनिया एल्बा, कल्केरिया कार्बोनिकम, लैक्सिस म्यूटा, लाइकोपोडियम, मर्कवीव, नेट्रोम्यूर, नक्स वोमिका, फास्फोरस, पल्साटिला, रास्टॉक्स, सीपिया, साइलिशिया, सल्फर, थूजा इत्यादि मुख्य कॉन्स्टिट्यूशनल औषधियां हैं। यहां मैं आपको एक उदाहरण के द्वारा एक कॉन्स्टिट्यूशनल औषधि कल्केरिया कार्ब का चयन करके इसके कॉन्स्टिट्यूशन पर प्रकाश डालने का प्रयास करूंगा। कल्केरिया कार्ब का रोगी अपने कुछ विशिष्ट लक्षणों की वजह से पहचाना जाता है, जैसे वह थुलथुला, मोटा, बढ़ा हुआ पेट, बड़ा सा सर, स्थूल काय, पसीने से तरबतर व ठंडा होता है। इसके पसीने से खट्टी गंध आती है। कल्केरिया का रोगी देखने में पहलवान की भांति तकड़ा, मोटा, ताजा दिखाई पड़ता है, परंतु वह कमजोर, सुस्त व जरा से परिश्रम से हाँफने लगता है। डॉक्टर मार्गरेट लूसी टायलर अपनी पुस्तक होम्योपैथिक ड्रग पिक्चर्स में कल्केरिया कार्ब के कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में कुछ इस प्रकार से लिखती हैं कि फैटनेस विदाउट फिटनेस, स्वेटिंग विदाउट हीट, बोन्स विदाउट स्ट्रेंथ,
tissues of plus quantity and minus quality, more flabby bulk with weakness and weariness। कल्केरिया कार्व के रोगी में दिमाग पर जोर देने से रोग लक्षणों में वृद्धि होती है, उसे पागल हो जाने का डर सताता रहता है। वह उबले अंडे, चाक, बर्ती खाना चाहता है। सुबह उठते ही उसका रोग बढ़ जाता है। ठंड में उसके कष्ट बढ़ जाते हैं। पानी में भीग जाने से रोग लक्षण बढ़ जाते हैं। दूध पीने से तकलीफ बढ़ती है। नींद के दौरान उसके सर पर इतना पसीना आता है कि तकिया भीग जाता है। बच्चे देर से चलना सीखते हैं। कल्केरिया कार्व के शिशु का सर शरीर के मुकाबले बड़ा होता है। इसके सर पर नींद के दौरान पसीना आता है। दूसरे शिशुओं के मुकाबले थोड़ा सुथूल होता है। उसके पसीने से या शरीर में से खट्टी गंध आया करती है। यह बच्चा देर से बैठना, देर से चलना व देर से बोलना सीखता है। कल्केरिया कार्व का बच्चा दांत बड़ी मुश्किल से निकालता है। दांत निकालते समय वह बीमार ही रहा करता है। कई बार कल्केरिया कार्व के बच्चे बुद्धि के मामले में भी कमजोर रहा करते हैं। ऐसे बच्चों को कुछ समय कल्केरिया कार्व देकर उसके विकास को गति देकर सामान्य किया जा सकता है। सिर्फ एकमात्र कल्केरिया कार्व ही इसके सारे कष्टों को हर लेती है। जब कल्केरिया का बच्चा 8-9 वर्ष की आयु में पूर्ण दांत प्राप्त करता है, तब भी डेंटिशन में मुश्किलें आती हैं। दांत बड़ी मुश्किल से आते हैं। दांत टेढ़े मेढ़े व निम्न सत्र के होते हैं, जो कि बहुत जल्दी खराब हो जाते हैं। यहां भी कुछ समय तक कल्केरिया देकर उसकी स्वास्थ्य संबंधी सभी समस्याओं का निवारण हो जाता है। दांत बड़ी आसानी से निकल आते हैं और दांत बड़ी उत्तम सत्र के होते हैं, जो कि कभी खराब नहीं होते व देर वृद्धावस्था में भी बरकरार रहते हैं। मेरे इस उदाहरण से ये मतलब हरगिज नहीं है कि कल्केरिया कार्व अच्छे दांत लाने वाली औषधि है। इस तरह कल्केरिया के प्रयोग से हर किसी को लाभ नहीं मिलता। यहां हम कल्केरिया के कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर रहे हैं। इससे सिर्फ कल्केरिया कार्व के कॉन्स्टिट्यूशन को ही लाभ मिलेगा। इसी प्रकार इस कॉन्स्टिट्यूशन का बच्चा जब किशोर अवस्था में हो जाता है, तब वह ऊंचाई में बढ़ने की बजाय चौड़ाई में बढ़ने लगता है। इस प्रकार वह ठिगना रह जाता है और मोटा हो जाता है। यहाँ पर इसके कॉन्स्टिट्यूशन की पूर्ति के लिए कल्केरिया कार्व को कुछ समय देकर लाभ प्राप्त हो जाता है। बच्चा लंबा व छरहरा हो जाता है। कल्केरिया कार्व का युवा मोटा होता है, हिलने डुलने में असमर्थ होता है, थोड़ा ही चलने फिरने से हाँफने लगता है। हड्डियां इतनी कमजोर होती हैं कि जरा से झटके से भुरभुरा जाती हैं या फिर टूट जाती हैं। इस प्रकार प्रौढ़ावस्था तक यह समस्या और भी ज्यादा बढ़ जाती है। अस्थियां भंगुर हो जाती हैं। रोगी ओस्टियोपोरोसिस, गठिया, संधिवात जैसे रोगों का शिकार हो जाता है। वृद्धावस्था में चारपाई ही उसका बसेरा होती है। इस प्रकार रोगी अत्यंत कष्ट सहता हुआ मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। लेकिन यदि समय समय पर इसके कॉन्स्टिट्यूशन की पूर्ति कल्केरिया कार्व से की जाती रहे या प्रौढ़ावस्था से वृद्धावस्था तक कल्केरिया कार्व निरंतर दिया जाता रहे, तो यह रोगी संपूर्ण स्वस्थ रहता है। वह वृद्धावस्था में भी युवाओं जैसी अक्षमता रखता है। वह कभी भी कष्टदायक मृत्यु नहीं मरता, बल्कि एक उत्तम सत्र की लंबी आयु भोगता है। वह मरने के समय अपने नातियों से कहता है कि मेरा अंतिम वक्त आ गया है, चलो अब अलविदा। कुछ इस तरह से कल्केरिया कार्व के रोगी की मृत्यु होती है। हमारे कुछ सुधी दर्शक यह सोच रहे होंगे, क्या सिर्फ एक ही औषधि इस कॉन्स्टिट्यूशन के लिए जीवन भर पर्याप्त है? तो इसका उत्तर है हाँ। अधिकतर मामलों में ऐसा ही होता है, लेकिन कुछ एक मामलों में किसी किसी को एक से अधिक औषधियों की आवश्यकता पड़ जाती है। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। एक नई नवेली दुल्हन पतली सी होती है, लेकिन समय पाकर बहुत सी दवाइयां खाकर, ऑपरेशन करवाकर, सर्जरी व मानसिक कष्ट सहती हुई एक अलग ही कॉन्स्टिट्यूशन प्राप्त कर लेती है। वह मोटी हो जाती है, अपनी आयु से पहले बूढ़ी नजर आने लगती है। तब उसे इसके इस कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार औषधि दी जाती है। कुछ समय तक औषधि देने के पश्चात पुनः नई नवेली दुल्हन की भांति पतली हो जाती है, कुछ युवा नजर आने लगती है।
फिर इसका ये पुराना कॉन्स्टिट्यूशन होता है जिसमें यह पहुंच जाती है। फिर उसे इस कॉन्स्टिट्यूशन में अगर कोई कष्ट हो तो उसी कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार औषधि दी जाती है। यहां हमने एक कॉन्स्टिट्यूशन कलकेरिया कार्ब का उदाहरण दिया है। मुझे लगता है कि आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। संक्षेप में एक अन्य उदाहरण बताता हूं। एक वृद्धा स्त्री जिसकी आयु 60 वर्ष थी मेरे पास आई, जिसे भयंकर संधिवात था, पित्ताशय व गुर्दे पथरियों से भरे पड़े थे, मानसिक तनाव व उच्च रक्तचाप से ग्रसित थी। उसे शरीर में और भी अनेक कष्ट थे जिनका उपचार करवा करवा कर वह परेशान हो चुकी थी, लेकिन सफलता नहीं मिल पाई थी। उसका उपचार अस्थि विशेषज्ञ, पेट के स्पेशलिस्ट, गुर्दों के स्पेशलिस्ट व हृदय के रोगों के स्पेशलिस्ट, न जाने कितने कितने स्पेशलिस्टों से वह दवा खा रही थी। दिन भर में वह इतना खाना नहीं खाती थी जितनी दवाइयां खा रही थी। ऐसा वह निरंतर 20 वर्ष से कर रही थी, लेकिन उसकी समस्या दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। जब हमने उसके कॉन्स्टिट्यूशन को समझा तो उसके लक्षण कुछ इस प्रकार थे। सुबह उठते समय उसे भारी दर्द होते थे। वह काफी समय तक सेक कर करके वह अपने हाथों पैरों को हिला डुला करके थोड़ा बहुत चल फिर सकती थी। ज्यादा चलने से उसकी तकलीफ बढ़ जाती थी। उसकी तकलीफ सर्वप्रथम दाईं ओर से शुरू हुई थी, फिर बाईं तरफ आकर रोग सारे शरीर में फैल गया था। साढ़े 4 से 8 बजे के बीच उसका कष्ट बेहद ज्यादा बढ़ जाता था। ठंड में कष्ट अधिक बढ़ जाता था। निरंतर गर्म बिस्तर में लिपटी रहकर कुछ थोड़ी बहुत राहत पाती थी। मीठा खाने की शौकीन थी। अकेली नहीं रह सकती थी। अपना विरोध सहन नहीं कर पाती थी। माथे पे त्योरी चढ़ा के बात करती थी। यह कॉन्स्टिट्यूशन लाइकोपोडियम का है। हमने 10 वर्ष तक उसका निरंतर उपचार किया। आज वह 86 वर्ष की है। वह पूरी तरह से स्वस्थ है। उसे किसी भी प्रकार की दवा की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं उसे वर्ष में एक बार निरीक्षण के लिए बुलाया करता हूं। वह स्वास्थ्य संबंधी खाली परामर्श देकर बिना कोई दवा दिए वापिस भेज देता हूं। धन्यवाद।